सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक इस पुस्तक के अंतर्गत हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है अरस्तु। अरस्तु के अंदर पिछली कक्षा में हमने अरस्तु के जीवन परिचय को समझने का प्रयास किया तथा ये पता लगाने का प्रयास किया कि अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ, अरस्तु के जन्म के बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई, अरस्तु का शिष्य कौन था, अरस्तु ने किस संस्था की स्थापना की थी तथा अरस्तु को जीवन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। अरस्तु के जीवन परिचय के बाद आज हम आगे पढ़ते हैं अरस्तु की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप ध्यान से देखें। अरस्तु की रचनाओं के में विविधताएं देखने को मिलती है। अरस्तु क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, इसलिए फॉस्टर कहते हैं कि अरस्तु की मान्यता उसके जीवन में नहीं, उसकी रचनाओं में प्रदर्शित होती है। कैटलीन के शब्दों में अरस्तु विद्या का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम विश्वकोशी था। उसने तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, अध्यात्म, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषण कला, लेखन कला और काव्य कला पर अनेक ग्रंथ लिखे। उसके समस्त ग्रंथों की सही संख्या बता पाना संभव नहीं है। डियोगेनेस लाइत्रिस ने अरस्तु के जीवन चरित्र के बारे में जो सूची दी है, उसमें बताया गया है कि अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकों की रचना की थी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ये समूचा ग्रंथ संग्रह 3500 पृष्ठों के लिए 12 खंडों में प्रकाशित हुआ है। वह अपने समय के यूनानी ज्ञान विज्ञान का विश्वकोश माना जाता था। अपनी अगाध विद्वता के कारण मध्य युग में वह सबसे बड़ा दार्शनिक तथा दाताई के शब्दों में ज्ञानियों का गुरु था। दुर्भाग्यवश अरस्तु की अनेक कृतियां काल के प्रभाव में लुप्त हो चुकी हैं और उपलब्ध कृतियों में भी रचना शैली की वह प्रौढ़ता, सुसमृद्धता, रोचकता तथा प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता जो प्लेटो की रचनाओं में है। विद्वानों की धारणा है कि ये ग्रंथ संभवतः अरस्तु द्वारा अथवा उसके शिष्यों द्वारा लिखे गए व्याख्यानों के नोट्स मात्र हैं। इन्हीं को बाद में संपादकों ने अपनी समझ के अनुसार विभिन्न ग्रंथों में प्रस्तुत कर दिया है। अरस्तु ने इनका अंतिम रूप में संपादन या संशोधन नहीं किया, इसलिए इसमें अनेक विसंगतियां पाई जाती हैं। अरस्तु की रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उसने अपने समय में लगभग सभी विषयों पर अरस्तु के वाक्य अंतिम वाक्य थे। वास्तव में उसने अपना सारा जीवन सरस्वती की साधना में समर्पित कर दिया था। उसके कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं। राजनीति पर जो पुस्तकें लिखी गई उसमें पहली है द पॉलिटिक्स, दूसरी है दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो पुस्तकें उसने राजनीति पर लिखी है। साहित्य पर उसने लिखी है रेटोरिक। दर्शन शास्त्र पर उसने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है फिजिक्स डी एनिमा। भौतिक शास्त्र पर उसने 4 भागों में एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है मेट्रोलॉजी। और शरीर विज्ञान पे जो पुस्तक लिखी है, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। तो राजनीति, साहित्य, तर्कशास्त्र, भौतिक विज्ञान, शरीर विज्ञान, सब पे अरस्तु की कलम चली है। लेकिन अरस्तु की जो मुख्य पुस्तक जिसका संबंध राजनीति विज्ञान से है वह है दी पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स अरस्तु की महानतम रचना है, जिसे राजनीति शास्त्र पर लिखी गई बहुमूल्य निधि माना जाता है। इसमें पहली बार राजनीति को एक विज्ञान का रूप दिया गया है, या राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया गया। एक और जेलर और फॉस्टर जैसे विद्वान हैं, तो दूसरी ओर विरोधी विचार रखने वाले टेलर और मैक्यूइन जैसे लेखक हैं। जेलर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटिक्स प्राचीन काल में हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण निधि है। तो दूसरी ओर फॉस्टर का कहना है, यदि यूनानी राजनीतिक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रंथ है तो वो यही है। इस मत के विपरीत टेलर का मानना है कि पॉलिटिक्स के अतिरिक्त अरस्तु का कोई दूसरा ग्रंथ एक बहुमुखी विषय की विवेचना में इतना साधारण कोटि का नहीं है, तथा सत्य यह है कि सामाजिक विषयों में उसकी रुचि तीक्ष्ण नहीं थी। पॉलिटिक्स के बारे में विद्वानों के इसी प्रकार परस्पर विरोधी विचार हैं, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में अरस्तु की महत्वपूर्ण देन है। प्रोफेसर बाकर ने इसे राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। ब्राउले के शब्दों में, अपने विषय पर पॉलिटिक्स सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रंथ है जिसका अध्ययन सबसे पहले किया जाना चाहिए। पॉलिटिक्स की रचना के विषय में विद्वानों में विरोधी विचार पाए जाते हैं। इसके रचना काल और क्रम के संबंध में जायगार और आर्निम आदि विद्वानों ने दृष्टिकोण में प्रतिकूल विचार पाए जाते हैं। जायगार के अनुसार पॉलिटिक्स की रचना 7वीं और 8वीं पुस्तकों की रचना पहले हुई। इन पुस्तकों में अरस्तु पर प्लेटो के प्रभाव को साफ देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि इन दोनों पुस्तकों की रचना अरस्तु ने 347 ईसा पूर्व की होगी, जब वह अकादमी को त्याग कर अस्सू में रहने लगा था। इसके विपरीत आर्निम के अभिमत में इन दो पुस्तकों की रचना अरस्तु ने अन्य सब पुस्तकों की रचना के बाद उस युग में की जब वो प्लेटो के प्रभाव से मुक्त हो चुका था। पॉलिटिक्स के बारे में इस प्रकार उलझनपूर्ण धारणाओं का कारण यही है कि उसमें कहीं कहीं तो उसने इस विषय का उल्लेख इस ढंग से किया है जैसे उसका प्रसंग पूर्व में ही हो चुका, और कहीं कहीं उन बातों का उल्लेख कर दिया गया है जिनका विवेचन आगे चलकर हुआ। अर्थात सारा ग्रंथ अव्यवस्थित विषय परिवर्तन से भरा पड़ा। जो पॉलिटिक्स आज हमें उपलब्ध है वह एक अपूर्ण कृति लगती है। अरस्तु की पॉलिटिक्स के अनुशीलन से यह एक एकीकृत अथवा सुगठित रचना नहीं मालूम पड़ती। डेविस के शब्दों में पॉलिटिक्स की युक्तियों तथा सिद्धांतों की खान समझा जाना चाहिए, न कि कलात्मक ढंग से लिखा हुआ साहित्यिक ग्रंथ। संक्षेप में पॉलिटिक्स अरस्तु की एक ऐसी रचना है जिसमें अपूर्णता और अस्पष्टता दिखाई देती है, क्योंकि इसे अरस्तु ने क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा है। पॉलिटिक्स को 8 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहले भाग में राज्य की प्रकृति और दासप्रथा का वर्णन है। दूसरे भाग में प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की गई है। तीसरे भाग में संविधान की चर्चा की गई है। चतुर्थ भाग में राजतंत्र के विभिन्न प्रकारों और संविधानों का विवेचन किया गया। 5वें भाग में क्रांति और उसके कारण। 6ठे भाग में इसमें उपरोक्त विषय का पूर्ण वर्णन किया गया। 7वां भाग आदर्श राज्य का वर्णन करता है, जबकि 8वां भाग आदर्श राज्य और आदर्श संविधान का विवेचन किया गया है। निष्कर्ष के तौर पर प्लेटो की रचनाओं के बारे में कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स में आदर्श की स्थापना तथा यथार्थ का विश्लेषण एक ही साथ कर अरस्तु ने एक नवीन राजनीति विज्ञान को जन्म दिया है। उसने यह प्रतिपादित किया है कि यथार्थ आदर्श से कितना ही दूर क्यों न हो, उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। संक्षेप में इसलिए हमें अरस्तु के सामाजिक और राजनीतिक तत्वों, वास्तविक संविधानों, उनके सम्मिश्रण और उनके तद जनित परिणामों का अनुभवक अध्ययन मिलता है। इस प्रकार हमने आज
अरस्तु की रचनाओं को संक्षेप में समझने का प्रयास किया। कल हम एक नया टॉपिक लेंगे कि अरस्तु का प्रमुख विचार कौन से हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।